नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए सभी पास। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, तो विश्व जो पृथ्वी दिवस है, याद रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जो दोस्तों याद रखिएगा जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी दिवस। बायोडाइवर्सिटी दिवस 22 मई को। 22 मार्च को दोस्तों याद रखिएगा तो बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जल दिवस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। 23 मार्च को दोस्तों आपको ध्यान रखना है शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च को याद रखिएगा, यानी कि 23 मार्च 1931 को। आपको डेट याद रखना है 23 मार्च, सॉरी दोस्तों 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, राजगुरु को जो फांसी दिया गया था वो कब दिया गया था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इसलिए दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक आप ध्यान रखिएगा कि 30 जनवरी को भी, ठीक है, 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दिन दोस्तों क्या हुआ था, शहीद दिवस। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दिया गया था। 30 जनवरी 1948। ठीक है, ये आपको डेट याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे 23 जनवरी को दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1897 में किनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इसलिए दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला आपके सामने है कि सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। सेबी का जो स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है, सेबी का स्थापना कब हुआ था? ये 1988 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इनका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? ये 1988 में इसका सेबी का स्थापना हुआ दोस्तों। सेबी का जो मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कटक बारे में, याद रखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा केंद्रीय चावल, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है दोस्तों? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे बेंगलुरु में दोस्तों किसका मुख्यालय, याद रखिएगा, तो इसरो का मुख्यालय, ISRO, इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर, HQ हेडक्वार्टर। ठीक है, इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सिलिकॉन सिटी। ठीक है, सिलिकॉन जो सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी, ये आपको ध्यान रखना है, किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? याद रखिए दोस्तों, ये 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। ठीक है, इसरो जो वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ है दोस्तों। कौन है? सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि दोस्तों दिल्ली में किसका मुख्यालय है, ठीक है, दिल्ली में दोस्तों DRDO का मुख्यालय, DRDO। ठीक है, DRDO का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? DRDO का दोस्तों वो है दिल्ली में। DRDO फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। DRDO का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1958 को। ठीक है, 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, सेबी का स्थापना बता दिए थे 1988 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए 3 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 3 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए सामाजिक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कानूनी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। राजनैतिक का उल्लेख किया गया और आर्थिक का भी उल्लेख किया गया, यानी कानूनी का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों मेन रूप से उद्देशिका में 3 न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये तीनों को लिया गया है। आपको ध्यान रखना है। देखिए सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राजनैतिक न्याय, राजनैतिक। ठीक है, राजनैतिक न्याय का जो मेन रूप से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये तीनों लिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों कहाँ से लिया गया आपको पता है? ये लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ये लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान, सॉरी, रूस में जो हुआ था। ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति जब हुआ था। ठीक है, रूस की क्रांति, आपको ध्यान रखना है, रूस की क्रांति कब हुआ था? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये मेन रूप से रूस की क्रांति से ही ये लिया गया है, मेन रूप से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था, रूस की क्रांति। ठीक है, तो रूस की क्रांति से ही मेन रूप से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को मेन रूप से वहां से अपनाया गया है, लिया गया है। जो रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो उद्देशिका में जो है ये कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। और उद्देशिका का अगर बात करते हैं दोस्तों, उद्देशिका को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? उद्देशिका को लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया दोस्तों, प्रस्तावना, यहाँ पे अगर डिस्कस करते हैं प्रस्तावना के अगर बारे में बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना, देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कि प्रस्तावना में जोड़ा गया था 3 शब्द, कौन कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समाजवादी, अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जो शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और एक है दोस्तों अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा, अखंडता, अखंडता। ठीक है, देखिए मेन रूप से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द को जोड़ा गया है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान के संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना को जोड़ा गया था 3 वर्ड, कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अच्छा, प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? तो इससे लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए बंधुता, जो बंधुत्व शब्द होता है दोस्तों मेन रूप से, जैसे कि बंधुत्व होता है। ठीक है, तो वो मेन रूप से प्रस्तावना में ही है, इसका उल्लेख किया गया बंधुत्व का। ठीक है, तो प्रस्तावना में मेन रूप से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना दोस्तों कहां से लिया गया है? ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। उद्देशिका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और उद्देशिका में मेन रूप से सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का और राजनीतिक न्याय का, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला देखिएगा, देखिए 4 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 4 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है,
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के रूप में अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित नहीं है या फिर दोस्तों राष्ट्रपति त्यागपत्र दे चुका है, ठीक है, तो उसके जगह पे क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा दोस्तों, अनुच्छेद 65 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 65, यानी कि अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 65 में कहा गया दोस्तों। अनुच्छेद 62 में क्या है दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है, ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए, ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त है दोस्तों, ठीक है, अगर रिक्त है यानी कि खाली है, राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने संबंधी चुनाव, ठीक है, चुनाव करवाने हेतु इसका जो प्रावधान किया गया, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 62 में यह है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको जल्दी से जल्दी चुनाव करवा के उसके पद को रिक्ति को भरा जाए, तो उसमें दोस्तों अनुच्छेद 62 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 62 में। और अनुच्छेद 63 में दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 में आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है, उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 की अगर बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 65 में क्या था, तो अनुच्छेद 65 में था कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है। और अनुच्छेद 61 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया वो किसमें है, वो दोस्तों अनुच्छेद 61 में है, यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, ये अनुच्छेद 61 में कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में होंगे दोस्तों। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक आपको सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति के जो पद का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 63 में, वो राष्ट्रपति के पद को कहां से लिया गया दोस्तों, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के जो पद का जो ये प्रावधान लिया गया है, राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी दोस्तों 35 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए उसका न्यूनतम उम्र सीमा, ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा 5 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। 5 के सामने है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों, तो ये है वरुण का, ठीक है, वरुण को दोस्तों ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, ठंडा ग्रह कहा जाता है, ठीक है, कौन सा ग्रह, ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेटा हुआ ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह दोस्तों अरुण कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। प्लूटो को दोस्तों, प्लूटो पहले क्या था, प्लूटो भी शामिल था, तो प्लूटो को हटा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति है, ठीक है। तो वर्तमान में 8 ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे लिखते तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करते हैं, छोटा ग्रह दोस्तों बुध है, क्या है, बुध, ठीक है। बुध ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा बृहस्पति का, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड है, ठीक है, गैनीमेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, टाइटन, याद रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो शनि के सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों टाइटन है, क्या है, टाइटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें है दोस्तों? तो शनि ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें है? शनि में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मंगल के दोस्तों कितने ग्रह है? याद रखिएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। और मंगल के दो उपग्रह है, कौन कौन सा? फोबोस और डीमोस। फोबोस और दोस्तों डीमोस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल के दो उपग्रह है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी दोस्तों याद रखिएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा वाहन दोस्तों किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वो शनि को कहा जाता है। भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा, ठीक है, याद रखिएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, सांझ का तारा, या फिर पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा जो बहन कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, ठीक है। देखिए दोस्तों, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों। शुक्र का दोस्तों सबसे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे लिख दिए थे, सबसे छोटा ग्रह बुध है दोस्तों। बुध जो है सूर्य का मात्र कितना दिनों में? तो 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। कितना दिनों में? 88 दिन में चक्कर लगा लेता है दोस्तों। कौन? तो बुध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों? ये वरुण का है, यानी कि हिप्पोकैम्प जो है ये वरुण का उपग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला देखिएगा 5 नंबर सवाल देखिए, देखिए 5 के सामने 6 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, संघ सूची में टोटल कितना विषय शामिल है सबसे पहले ये देखेंगे। तो संघ सूची में टोटल विषय जो शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल 100 विषय शामिल है। कितना विषय शामिल है? 100, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करेंगे हमें समझिएगा, तो देखिए स्थानीय जो स्वशासन है दोस्तों, ये जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए 7वीं अनुसूची में दोस्तों, 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख किया गया है, यहां पर लिख देते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में, देखिए 7वीं अनुसूची में, अनुसूची कितने होते हैं? अनुसूची तो 12 है दोस्तों। कितने अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7वीं अनुसूची में किसका किसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संघ सूची का उल्लेख किया गया है, संघ सूची का, ठीक है, संघ सूची का उल्लेख दोस्तों 7वीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद दोस्तों राज्य सूची का उल्लेख किया गया है, राज्य सूची का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। संघ सूची का, राज्य सूची एक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक है दोस्तों समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों याद रखिएगा, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यानी संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उसमें दोस्तों कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संघ सरकार का होता है, यानी कि केंद्र सरकार का। राज्य सूची में जो कानून बनाएगा दोस्तों वो राज्य सरकार बनाती है। और संवर्धित सूची में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों को है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी दोस्तों। अगर तीनों दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, तीनों कोई ऐसा विषय है जिसको तीनों उस पर अगर बनाने का अधिकार नहीं है, वो दोस्तों संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना दोस्तों। सवाल क्या था कि राज्य सूची का विषय दोस्तों याद रखिएगा, ये स्थानीय शासन जो है ये संघ सूची का विषय नहीं बल्कि ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी की बात करेंगे, रक्षा हो गया, रेलवे हो गया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या है? ये संघ सूची का विषय है। क्या है? संघ सूची का विषय है, ठीक है। और स्थानीय शासन जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच, राज्यों के बीच, ठीक है, बीच शक्ति का बंटवारा जो इसका उल्लेख किया गया, शक्ति का जो बंटवारा है वो मेन रूप से किसमें है? वो दोस्तों 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय होते हैं? तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। कितने विषय है दोस्तों? 100 विषय है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगर राज्य सूची में पूछेगा दोस्तों, राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो टोटल 61 विषय हैं। कितने हैं? 61 विषय दोस्तों वर्तमान में, यानी कि सब टोटल संघ सूची में कितने विषय हैं, टोटल 100 विषय हैं वर्तमान में। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं, 61 विषय हैं वर्तमान में। और समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं दोस्तों, तो 52 विषय हैं दोस्तों वर्तमान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे तो समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले समझते हैं। देखिए आरबीआई, तो आरबीआई का जो स्थापना किया गया था दोस्तों, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन दोस्तों आरबीआई के, आपको ध्यान रखना है। प्रथम गवर्नर दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, स्मिथ जो है, ऑसबॉर्न स्मिथ है दोस्तों, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर दोस्तों। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहां पर लिख देते दोस्तों, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, याद रखिएगा, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा, प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है, भारतीय गवर्नर कौन है, वो है दोस्तों याद रखिएगा, कौन है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सीडी देशमुख जो है ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर है, सीडी देशमुख। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों, वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, कितने गवर्नर है, 25वें गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण ये 1949 में किया गया। कब किया गया है? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा 7 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 आपके सामने है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, तो किसने किया था, बिहार से किसने किए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किए थे। वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बात करेंगे 1857 क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मेन रूप से हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किस काल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था 1857 क्रांति। कारण क्या था दोस्तों, इसका जो कारण था, मेन कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्या था दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1857 का तात्कालिक कारण क्या था, सवाल पूछता है, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि 1857 का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो खान बहादुर जो खान थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये बरेली से कर रहे थे। ठीक है, बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ठीक है, यानी बरेली से कर रहे थे कौन, खान बहादुर खान जो थे ये बरेली से कर रहे थे विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, यानी बरेली से विद्रोह का नेतृत्व, बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेतृत्व जो कर रहे थे बरेली से, वो कर रहे थे खान बहादुर खान। तात्या टोपे और दोस्तों नाना साहब, याद रखिएगा कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से। ठीक है, कानपुर से विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे नाना साहेब और तात्या टोपे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। नाना साहेब को धोधू पंथ भी कहा जाता है, धोंधू पंथ किसे कहा जाता है, नाना साहब को। ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसको बेगम हजरत महल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बेगम जो हजरत महल है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कहां से कर रही थी, ये लखनऊ से कर रहे थे। लखनऊ, जैसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को, नवाबों का नगरी। ठीक है, लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल। पटना से पूछेगा दोस्तों, झांसी से पूछेगा तो कहां से, झांसी से कौन कर रहे थे, झांसी से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों कहां से कर रही थी, ये झांसी से कर रही थी दोस्तों। उसके बाद पटना से पूछेगा, पटना, स्पेशली पटना से, तो पटना से करा था एक पुस्तक विक्रेता था, यानी पटना में पुस्तक बेचता था उस समय। ठीक है, उसका नाम था दोस्तों पीर अली, पीर अली दोस्तों। ठीक है, पीर अली जो था ये पटना से नेतृत्व किया था। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में सवाल पूछेगा कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, यानी कि बिहार से कौन से किए थे, बाबू कुंवर सिंह किए थे। कहां से, बिहार के किस, कहां से थे, तो जगदीशपुर आरा। ठीक है, जगदीशपुर आरा से किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, पूछेगा कि खान बहादुर खान कहां से किए थे, तो बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। ठीक है, तात्या टोपे दोस्तों और नाना साहब, याद रखिएगा कानपुर से किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से किए थे। दिल्ली से कौन किया था दोस्तों,
तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली से किए थे, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से कौन किए थे? दिल्ली से याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर ये मुगल वंश का अंतिम शासक है दोस्तों। याद रखिएगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि मंगल पांडे, देखिए कारण क्या था। कारण यह था कि 1857 क्रांति हुआ कैसे था कि दोस्तों चर्बी वाले कारतूस जो था, यानी कि जो सुअर का जो मांस है दोस्तों, यानी चर्बी, सुअर का चर्बी या फिर गाय का चर्बी से, ठीक है, बंदूक के दोस्तों नोक के ऊपर जो मुंह से उसको अथी करना होता था, ठीक है। तो दोस्तों उसमें चर्बी मिला हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों हिंदू के लिए गाय तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है, गाय हमारी माता है। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम के लिए सुअर हराम माना जाता है। तो मुस्लिम लोग जो थे उन लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा करे, इसलिए दोस्तों ये मेन रूप से विद्रोह हुआ था। और मंगल पांडे जो प्रथम सिपाही हुए, जो सबसे पहले उनका फांसी दिया गया था। कब? आपको डेट याद रखिएगा दोस्तों, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही विरोध किया था इसका। और दोस्तों एक जो कौन बाग करके थे और ह्यूज करके थे, जिनको दोस्तों गोली मार दिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से एक घायल हो गया था और एक मर गया था। ये दोस्तों मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और प्रथम जो सिपाही हुए, जो शहीद हुए थे, और 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल, 8 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। देखिए धार्मिक कार्य की अगर बात करते हैं दोस्तों, यानी धार्मिक कार्य, धार्मिक, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है 25 से 28 तक है। जैसे बात करेंगे कि मूल कर्तव्य, देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर थोड़ा सा बात कर लेते फिर से देख लीजिएगा, वैसे कल भी हम डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। पहले कितना हुआ करता था? 7 था। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों उसको अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो संपत्ति का जो अधिकार मेन रूप से था वो अनुच्छेद 31 में था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दोस्तों। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है दोस्तों? तो इसके लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? हाँ, अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग किसमें है? याद रखिएगा, भाग 3 में है दोस्तों। भाग 3 में अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो 12 से 35 तक दोस्तों भाग 3 का उल्लेख किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार 6 से कौन कौन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा समानता का अधिकार दोस्तों, ठीक है, समानता का अधिकार, याद रखिएगा समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? याद रखिएगा आर्टिकल दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, इसका। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दोस्तों समानता का अधिकार है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दूसरा में क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपको ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। दूसरा दोस्तों तीसरा क्या है? याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ठीक है, यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता आपको ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद, इससे पहले दोस्तों शोषण विरुद्ध अधिकार है 23-24, ठीक है। इससे पहले क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे पहले क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार हो गया दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या दोस्तों? इसमें अनुच्छेद 23-24 में, ठीक है, आर्टिकल 23-24, ठीक है, आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल किसमें है? 25 से 28 तक है, ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है।
25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख किया गया, उस पर बात करेंगे। 5वां देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 5वां दोस्तों क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें है दोस्तों, ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 29-30 में है, 29-30, ठीक है। और आर्टिकल 31 को तो रद्द कर दिया गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार था, तो उसको कहाँ डाल दिया गया है, तो अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया दोस्तों, और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और छठा याद रखिएगा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये किसमें है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में है, ठीक है, आर्टिकल 32, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर से देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों 6 है, ये कहाँ से दिया गया, अमेरिका के संविधान से, भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आजादी, ठीक है, गुट बनाने की आजादी, भारत में कहीं पूरे घूमने की आजादी दोस्तों किस में देता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में देता है, यानी 19 से 22 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपको किसी के साथ आपको शोषण किया जा रहा है, आपके साथ अगर कोई शोषण कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं दोस्तों। ये जो आपको अधिकार देता है वो अनुच्छेद 23-24 में है, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम को अपना सकते हैं, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को, अगर आप कोई भी मतलब कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को, ठीक है, इस्लाम धर्म को, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो 25 से 28 तक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वो 29-30 में है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, ठीक है। किस 5 प्रकार के रिट जारी करता है, कौन कौन सा है, तो बंदी प्रसिद्धीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार की इच्छा, ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है दोस्तों आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार। और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के अनुसार, उच्च न्यायालय जो है दोस्तों, उच्च न्यायालय वो आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन सा रिट है, बंदी प्रसिद्धीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार की इच्छा और प्रतिषेध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अगला देखते हैं, 9 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 9 आपके सामने क्या कर रहा है, 9 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, ये नागालैंड मनाया, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ है ये 1963 में हुआ, 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ था, तो त्रिपुरा का स्थापना दोस्तों 1972 में हुआ है, कब हुआ है, 1972 में त्रिपुरा का स्थापना हुआ दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करेंगे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ, 1972, ठीक है। ये आपको सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है दोस्तों, मेघालय में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मेघालय में। मेघालय दोस्तों एक गारो खासी जयंतियां, ठीक है, ये आपको जनजाति भी है, गारो खासी और जयंतिया दोस्तों, ठीक है, ये एक जनजाति भी है और एक पहाड़ी भी है। गारो दोस्तों जो जनजाति रहती है वो गारो पहाड़ी पर रहती है, और खासी जो जनजाति रहती है वो खासी पहाड़ी पर रहती है, और जयंती जो जनजाति रहती है वो जयंतिया पहाड़ी पर रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है दोस्तों मेघालय में, और दोस्तों क्या है, यहाँ की जनजाति भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अच्छा दोस्तों, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, ये 1 दिसंबर से लेकर दोस्तों 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, याद रखिएगा, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर दोस्तों ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल में कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, और नागा द्वारा मनाया जाता है, नागा जो होते हैं जनजाति, ठीक है, उसी द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 10 नंबर सवाल,
10 आपके सामने है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोस्तों कालिदास, ठीक है। कालिदास जो है ये मालविकाग्निमित्रम के लेखक है। कालिदास के दोस्तों और कौन कौन सा है, जैसे कि मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम, ठीक है, याद रखिएगा मेघदूतम, मेघदूतम दोस्तों, याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम दोस्तों, कुमार संभम, ठीक है, कुमार संभम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संभम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इस दोस्तों किसकी कृति है, कुमार संभम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभम, रघुवंशम, मेघदूतम दोस्तों कालिदास का है, ठीक है। सूरदास दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात करेंगे सूरदास की, अगर देखिएगा तो कबीर का दोस्तों क्या है, कबीर का बीजक, ठीक है, क्या है दोस्तों, बीजक, क्या है दोस्तों, बीजक, याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा बाणभट्ट का दोस्तों कादंबरी, ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी जो पुस्तक है ये किसकी है, ये दोस्तों बाणभट्ट का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे दोस्तों, कालिदास, हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों, बाणभट्ट, और कादंबरी का लेखक बाणभट्ट, ठीक है। बीजा का लेखक कौन है, कबीर, आपको ध्यान रखना। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, कालिदास, और मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, कालिदास, ठीक है। दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो याद रखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर दोस्तों, ये कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 11 के सामने है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है दोस्तों, तो किसने किया था, तो ये फैराडे ने किया था। कौन किए थे, फैराडे, ठीक है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। रॉन्टजेन दोस्तों याद रखिएगा ये एक्सरे का खोज किए थे, एक्सरे का खोज किसने किए थे, तो रॉन्टजेन ने एक्सरे का खोज किए थे, ठीक है। एक्सरे जो दोस्तों ये हड्डी को पार नहीं करता, यानी कि अस्थि को पार नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। केपलर ने दोस्तों ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, किसने किए थे दोस्तों, केपलर ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फैराडे दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। उसके बाद बात करेंगे कि अल्फ्रेड नोबल दोस्तों याद रखिएगा 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल, और अल्फ्रेड नोबल के दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। जेम्स चैडविक दोस्तों याद रखिएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, प्रोटॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन दोस्तों, ठीक है, प्लस रदरफोर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, आपको ध्यान रखना है, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन जो थे वो इलेक्ट्रॉन खोज किए थे, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन प्लस रदरफोर्ड प्रोटॉन खोज किए थे। न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक किए थे। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का आविष्कार किया था फैराडे ने, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था केपलर ने दोस्तों। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने किया था। रॉन्टजेन दोस्तों एक्सरे का खोज किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे 12 नंबर सवाल, देखिएगा, देखिए 12 नंबर सवाल दोस्तों, 12 के सामने है कि समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है दोस्तों। ये दोस्तों पारसी धर्म के सुधार से, किस धर्म के सुधार से, पारसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रगुप्तार का जो संबंध है ये मेनू से पारसी धर्म के सुधारों से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे, देखिए राष्ट्रगुप्तार का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था, प्रकाशन ये किसने किए थे, ये मेन रूप से प्रकाशन किए थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी दोस्तों, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन किसने किया था, राष्ट्रगुप्ता का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी किए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, ये किनकी पुस्तक है? ये दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? याद रखिएगा, इनका जो पुस्तक का नाम है पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया दोस्तों, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है? इंडिया, अन ब्रिटिश प्रोवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, ये किनकी है? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों। अच्छा, याद रखिएगा दोस्तों कि दादा जो नौरोजी में थे, ये जो अध्यक्षता किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 3 बार किए थे। दादा भाई नौरोजी जो तो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 3 बार किए थे। कब कब किए थे दोस्तों? 1886 में किए थे, ठीक है, यानी 1893 में किए थे, आपको ध्यान रखना है, उसके बाद 1906 में किए थे, ठीक है, तीनों डेट याद रखिए दोस्तों, यानी 1886 में, 1893 में और 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में याद रखिएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब कब? 1886 में, 1893 में, 1906 में, ठीक है। और राष्ट्रगुप्तार प्रकाशिका जो किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे, ठीक है। और राष्ट्रगुप्तार जो है दोस्तों, ये किस धर्म सुधार से है? ये पारसी धर्म के सुधार से है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 आपके सामने है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946 में हुआ था, ठीक है, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा गठन किया गया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? याद रखिएगा, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे मेन रूप से, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, 3 सदस्य थे, लॉरेंस, ठीक है, और एलेक्जेंडर थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस एलेक्जेंडर, ठीक है, और एक कौन थे दोस्तों? आपको लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? जो 3 सदस्य आए थे, ठीक है, 3 सदस्य, ठीक है, 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? एक पैथिक लॉरेंस थे, एक अलेक्जेंडर थे, एक और कौन थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे, समझिएगा। देखिए संविधान सभा दोस्तों, समझिएगा, संविधान सभा बारे में समझिएगा। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा का पहला बैठक, ठीक है, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है, प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनको क्या नियुक्त किया गया था? तो इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि संविधान, ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा का दूसरा बैठक, संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, याद रखिएगा, क्या नियुक्त किया गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि संविधान सभा का दूसरे बैठक में किनको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के पहले बैठक में। संविधान सभा पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, तीनों क्या थे दोस्तों? अंग्रेज ही थे, एक भी इंडियन नहीं थे, तीनों के तीनों क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, जनवरी 1948 अगर बात करें दोस्तों, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या, 3 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी कौन सा दिवस? हम बताए थे, शहीद दिवस। कौन सा दिवस? शहीद दिवस दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था दोस्तों? ये देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, ठीक है। ये आपको 26 नवंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला 14 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 14 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई, ठीक है, ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैलोरी जो है ये ऊष्मा की इकाई है। BTU दोस्तों ये भी ऊष्मा की इकाई है, BTU। जूल दोस्तों क्या है? ये भी ऊष्मा की इकाई है, ठीक है। फोन दोस्तों ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फोन जो है ये ध्वनि और शोर की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। याद रखिएगा, ध्वनि या शोर, ठीक है, शोर, ध्वनि या शोर की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। फोन क्या है? ध्वनि या शोर की प्रबलता की इकाई है फोन। जूल क्या है दोस्तों? ये कार की भी इकाई है। कार का समाधान क्या होता है? जूल भी होता है, ठीक है। कार और ऊष्मा का समाधान क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी जो होता है ये ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों, कैलोरी, ठीक है। तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? फोन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 के सामने दोस्तों कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है दोस्तों ये आपको भोगवा नदी, कौन सी नदी? भोगवा नदी दोस्तों, ठीक है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, लोथल से, ठीक है, चावल उपजाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों, चावल उपजाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल उपजाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, कहां से प्राप्त हुआ है? चावल उपजाने का साक्ष्य दोस्तों ये लोथल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। लोथल क्या है दोस्तों? लोथल बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा जो गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ, गोदीबाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, गोदीबाड़ा जो प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये भी लोथल से प्राप्त हुआ, गोदीबाड़ा, ठीक है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। लोथल दोस्तों कहाँ है? लोथल दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात, ठीक है। गुजरात दोस्तों कहाँ है? यानी गुजरात में ही लोथल है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, रावी नदी दोस्तों याद रखिएगा ये हड़प्पा है, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिंधु नदी, ठीक है। अच्छा, रावी को दोस्तों क्या कहा जाता है? रावी का पुराना नाम क्या है? याद रखिए दोस्तों, रावी का पुराना नाम है परूसनी, ठीक है। रावी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? परूसनी, परूसनी, ठीक है। परूसनी जो है ये रावी का पुराना नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। रावी का पुराना नाम क्या है? परूसनी। जैसे पूछेगा कि चेनाब का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो अस्कनी जो है चेनाब का पुराना नाम है, ठीक है। झेलम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बेतिस्ता, ठीक है। बेतिस्ता जो है वो झेलम का पुराना नाम है, ठीक है। रावी का पुराना नाम दोस्तों परूसनी है और चिनाब का पुराना नाम अस्किनी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। घाघर पूछेगा दोस्तों, घाघर नदी किनारे कौन है? कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? देखिए काली मतलब क्या, बंगा मतलब क्या दोस्तों? चूड़ी। काली मतलब क्या होता है? काला। कालीबंगा यहाँ से जो चूड़ी का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है, यहाँ से देख रहे होंगे कालीबंगा। बंगा मतलब क्या होता है? बैंगल, जिसको इंग्लिश में चूड़ी क्या बोलते हैं? बैंगल बोलते हैं। तो कालीबंगा, तो कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों? चूड़ी का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, चूड़ी का जो साक्ष्य मिला है, चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कालीबंगा से चूड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा दोस्तों घाघर नदी किनारे से थे, आपको ध्यान रखना दोस्तों। जूते हुए खेत का भी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जूते हुए खेत का साक्ष्य ये कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक हो। याद रखिएगा सिंधु नदी दोस्तों, याद रखिएगा सिंधु नदी मोहनजोदड़ो जो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा स्नानागार दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सिंधु नदी दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे दोस्तों। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है, याद रखिएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लरकना जिले में स्थित है, लरकना, ठीक है, लरकना जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है, जिले में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिंध प्रांत लरकना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे, देखिए दोस्तों हड़प्पा के बारे में बात करते हैं, समझिएगा हड़प्पा क्या है दोस्तों। हड़प्पा स्थल है दोस्तों, ठीक है, टोटल 6 स्थल था मेन रूप से जो मान्यता प्राप्त हुआ था, 6 स्थल, ठीक है। हड़प्पा स्थल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वहां पे, तो हड़प्पा जो है ये मेन रूप से कहाँ है, तो हड़प्पा जो है याद रखिएगा ये पाकिस्तान के याद रखिएगा मांटको मिरी जिला में स्थित है, पाकिस्तान के, ठीक है, मांटगो मिरी जिला में स्थित है, मांटगो मिरी जिला, ठीक है, मांटगो मिरी जिला में स्थित है दोस्तों, मिरी जिला में स्थित है कौन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी तरफ है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है, यानी कि रावी नदी को परुसनी भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 16 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 16 नंबर सवाल, 16 आपके सामने क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत का संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो किस याचिका का उल्लेख नहीं किया गया, बताया था आपको दोस्तों कि प्रतिषेध का उल्लेख किया गया, परमादेश का उल्लेख किया गया, आदेश का उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और अधिकार परीक्षा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए बताए थे आपको कि आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अनुसार दोस्तों क्या कहा गया है, अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या है, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का, ठीक है, अधिकार जो है ये किसमें है, ये आर्टिकल 32 में दोस्तों। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा, संविधान का जो आत्मा है वो कौन है, आर्टिकल 32 को किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 32 के अनुसार दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है दोस्तों, ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन, सबसे पहले बात करेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, परमादेश, ठीक है, परमादेश, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण, परमादेश, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध दोस्तों। चौथा क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 5वां क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, यानी 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, किसके द्वारा, तो आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के अनुसार, उच्च न्यायालय कैसे जारी करता है, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय क्या करता है दोस्तों, उच्च न्यायालय जो है ये आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 226 के अनुसार, आर्टिकल 226 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। इसमें आदेश नहीं होगा, क्या होगा, आदेश नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 17 नंबर सवाल, 17 आपके सामने है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी दोस्तों, तो पहले जो किया गया था ये 1977 में किया गया था, ठीक है। भारत में जो पहली आर्थिक जनगणना किया गया था 1977 में किया गया दोस्तों। जनगणना क्या है दोस्तों, जनगणना जो है दोस्तों ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है दोस्तों, ठीक है, संघ सूची का विषय है दोस्तों। जनसंख्या जो है याद रखिएगा, जनसंख्या, जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय है, और जनसंख्या जो है, जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। संघ सूची में कितने विषय शामिल है, तो 100 विषय शामिल है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है, तो 52 विषय शामिल है दोस्तों। राज्य सूची में दोस्तों, तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय शामिल है, कितने विषय शामिल है, 61, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे 1872 में क्या हुआ दोस्तों, प्रथम जो जनगणना हुआ था, प्रथम जनगणना कब हुआ था, प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 में हुआ था, किसके काल में, तो लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। 1971 में दोस्तों क्या हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश दोस्तों आजाद हुआ था, बांग्लादेश आजाद, ठीक है। बांग्लादेश आजाद कब हुआ दोस्तों, ये 1971 में हुआ था, यानी बांग्लादेश आजाद 1971 हुआ दोस्तों। भारत पाकिस्तान युद्ध दोस्तों कब हुआ था, भारत पाक युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1971 को हुआ था।
1984 में क्या हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, मिथाइल, देखिए भोपाल गैस कांड याद रखिए दोस्तों, भोपाल गैस कांड, ये भी याद रखिएगा, भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था ये 1984 में हुआ था। भोपाल गैस कांड दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो गैस जो रिसाव हुआ था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था दोस्तों भोपाल गैस कांड में, जो कब हुआ था, 1984 में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए थे दोस्तों इस कांड में, ठीक है। 1972 में क्या हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, तो शिमला सम्मेलन यानी शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ था, तो शिमला समझौता जो हुआ ये 1972 में हुआ है, ठीक है। ताशकंद समझौता दोस्तों याद रखिएगा 1966 में, ठीक है, 1966 में दोस्तों कौन सा समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, ये भी याद रखिएगा, ताशकंद समझौता दोस्तों 1966 में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पंचशील समझौता दोस्तों कब हुआ था, तो पंचशील जो समझौता हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, पंचशील समझौता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 1954 में हुआ है, 1954 को, किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच हुआ है, ठीक है। और ये जो दो ये हुआ है शिमला समझौता और ताशकंद समझौता, ये दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। चलिए, तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, 1977 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति की थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल किसमें किया गया है, आर्टिकल 63 में किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, सही है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी दोस्तों सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वह कोई लाभ पद का धारण नहीं करता हो, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा का नहीं दोस्तों, बल्कि क्या होना चाहिए, राज्यसभा का होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, राज्यसभा का। देखिए दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है, याद रखिएगा, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है। ये आपको आर्टिकल किसमें कहा गया है, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, आर्टिकल 64 में, ठीक है। लोकसभा का नहीं होगा बल्कि राज्यसभा का होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए 19 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। देखिए पहला कथन क्या है कि इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, दोस्तों सही है। इथेनॉल को समानता अल्कोहल भी कहते हैं दोस्तों, ये भी सही है। इथेनॉल को दोस्तों आयोडीन में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है दोस्तों, गलत है। इथेनॉल पानी में घुलता है, ठीक है, इथेनॉल को पानी में घुलाया जाता है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है, C2H5OH इसका सूत्र होता है इथेनॉल का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। इथेनॉल को आयोडीन में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इथेनॉल को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे 20 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अराकान योमा जो पर्वत है दोस्तों, ये नेपाल से संबंधित नहीं बल्कि ये म्यांमार में, कहाँ है दोस्तों, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में से, जिसकी राजधानी क्या होता है, नेपीताव, ठीक है, याद रखिएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या होता है दोस्तों, नेपीताव होता है। और अराकान योमा जो पर्वत है ये मेन रूप से म्यांमार में है, नेपाल में नहीं है, ठीक है। ग्रेट हिमालय दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है।
वृहद हिमालय दोस्तों, ठीक है, वृहद हिमालय कहा जाता है किसे, तो वृहद हिमालय दोस्तों किसे कहा जाता है, ग्रेट हिमालय को। सर्वोच्च हिमालय भी दोस्तों कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय किसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है ग्रेट हिमालय को, ठीक है। महाभारत श्रृंखला दोस्तों याद रखिएगा, महाभारत श्रृंखला को, ठीक है, ये मैंने उससे शिवालिक श्रृंखला दोस्तों क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या फिर निम्न हिमालय कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लघु हिमालय या फिर निम्न हिमालय किसे कहा जाता है, तो शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है दोस्तों, अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला ये नेपाल से संबंधित नहीं, कहा म्यांमार में है, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या था दोस्तों, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू जो होता है ये नेपाल की राजधानी होता है दोस्तों, काठमांडू। और काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है, किसका मुख्यालय स्थित है, सार्क का मुख्यालय, ठीक है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। सार्क में टोटल कितना देश शामिल है, तो सार्क में टोटल देश जो शामिल है 8 देश शामिल है, 8 देश, कितना देश शामिल है, 8, इसमें भारत भी शामिल है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, 21 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 21 आपने क्या करा है, 21 आपके सामने है कि तारों का टिमटिमाना दोस्तों, तारों की रोशनी के वायुमंडल में किसके कारण होता है दोस्तों, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण, ठीक है दोस्तों, यानी तारों का टिमटिमाना दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि पानी में छड़ी जो होता है, छड़ी दोस्तों अगर डालेंगे उसमें उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। पानी में अगर सिक्का डालिएगा तो सिक्का भी दोस्तों क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, सिक्का, ठीक है, वो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका, अपवर्तन, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी के वायुमंडल में किस कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर द्वारा उसी मार्ग में आती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन जब किसी वस्तु से पड़कर टकराकर उसी माध्यम में आ जाती है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे, ठीक है। देखिए अगला 22 नंबर सवाल, 22 आपके सामने है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है वह नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है, जो भारत में है, भारत में, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, भारत में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है वह नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, वह है दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये मेन रूप से बिहार में, कहाँ है दोस्तों, भारत के किस राज्य में दोस्तों, ये भारत के बिहार राज्य में दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्तों, ठीक है। नंदा देवी दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड में दोस्तों। पुष्कर सिंह धामी दोस्तों, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों ये भी कहाँ है, ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों, ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये 1936 में हुआ था। मेन रूप से हेली नेशनल पार्क, इसका जो पुराना नाम है दोस्तों क्या है, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हेली नेशनल पार्क दोस्तों इसका पुराना नाम है। इसका जो मेन रूप से स्थापना हुआ था हेली नेशनल पार्क का 1936 में हुआ था। और वर्तमान दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, राम गंगा नेशनल पार्क, क्या कहा जाता है, राम गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नेशनल पार्क। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे, समझिएगा यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, ये लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख, यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों क्या है, ये सबसे बड़ा राज्य नेशनल पार्क है, यानी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, यानी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वो दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख में कितना जिला है दोस्तों, लद्दाख में जिलों की संख्या 7 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है वह नेपाल की सीमा पर गंडक नदी किनारे स्थित दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बिहार में कौन कौन सा है, भीम बांध है दोस्तों,
ठीक है। भीम बांध अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, वो भी बिहार में ही है, ठीक है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी बिहार में ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। 23 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 23 आपके सामने है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से संबंधित है दोस्तों। ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। यानी कारकोट जो राजवंश है मेन रूप से ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कारकोट राजवंश का स्थापना किसने किया था, तो दुर्लभ वर्धन ने किया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, दुर्लभ वर्धन, ठीक है। इसका नाम ही है दोस्तों, दुर्लभ वर्धन ने किसका स्थापना किए थे, तो कारकोट राजवंश का स्थापना किए थे दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कारकोट राजवंश का जो संबंध है मेन रूप से ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से किससे संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे, अच्छा, राज तरंगी दोस्तों किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा, राज तरंगी जो पुस्तक है वो दोस्तों कलहन की पुस्तक है। कलहन के पुस्तक का क्या नाम है, तो कलहन के जो पुस्तक का नाम है यह है दोस्तों राज तरंगिणी। क्या है, राज तरंगिणी, तरंगिनी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कलहन के पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी दोस्तों कश्मीर के इतिहास बताता है। किसका क्या बताता है, कश्मीर का इतिहास। यानी याद रखिएगा कि राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और राज तरंगिणी जो किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये कलहन की पुस्तक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखिए। 24 आपके सामने कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। विद्युत विभवांतर इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुलाम दोस्तों, विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है, विद्युत आवेश का मतलब कुलाम, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुलाम होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जूल का दोस्तों कार और याद रखिए, कार कैसे मात्रक और ऊर्जा कैसे मात्रक, यानी उष्मा कैसे मात्रक क्या होता है, उष्मा कैसे मात्रक दोस्तों क्या होता है, कार और उष्मा कैसे मात्रक जूल होता है दोस्तों, कार और ऊर्जा का, ठीक है। कार और ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों जूल होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। न्यूटन का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिए, न्यूटन, बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है, और भार कैसे मात्रक न्यूटन होता है। बल कैसे मात्रक और दोस्तों भार कैसे मात्रक, दोनों का जो होता है न्यूटन होता है दोस्तों, ठीक है। बल कैसे मात्रक न्यूटन और भार कैसे मात्रक न्यूटन। दाब का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है, दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 25 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल, 25 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं दोस्तों। तो अष्टांगिक मार्ग जो सलाह देते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध देते हैं। कौन देते हैं, गौतम बुद्ध, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उससे बात करेंगे इनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों। तो इनका जो मृत्यु हुआ है वो कब हुआ है, तो इनका जो मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में हुआ है। 483 ईसा पूर्व में, यहाँ पे लिख दीजिए 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ है इनका मृत्यु, तो कुशीनगर हुआ दोस्तों। कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ पड़ता है, ये दोस्तों यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों, देखिए मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ये 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ है, ठीक है। याद रखिएगा, सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों क्या है, याद रखिएगा, वर्धमान। क्या है दोस्तों, वर्धमान जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। कुंडग्राम वैशाली में किनका जन्म हुआ है, तो महावीर स्वामी का। इनका जो मृत्यु हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका मृत्यु वो 468 ईसा पूर्व में हुआ है। 468 ईसा पूर्व, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ, पावापुरी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल, देखिए दोस्तों अष्टांगिक मार्ग, देखिए
गौतम बुद्ध को दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति यानी गृह त्याग घटना को गौतम बुद्ध के गृह त्याग घटना क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध गृह त्याग जो किए थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग की जो घटना है दोस्तों, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। इस घटना को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, विश्वामित्र दोस्तों याद किया, गायत्री मंत्र रचनाकार कौन है? ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? के रचनाकार दोस्तों, रचनाकार कौन है? वो दोस्तों विश्वामित्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे स्वामी विवेकानंद दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे 1897 में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना दोस्तों किए थे कब? 1897। ठीक है, 1897 में किए थे, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती दोस्तों, ये इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किए थे, याद रखिएगा, आर्य समाज का स्थापना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब किए थे? ये किए थे 1800, ठीक है, 1875 में किए थे, याद रखिएगा। आर्य समाज का स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, देखिए 26 नंबर सवाल। 26 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था दोस्तों? ठीक है, देखिए पुलिस सुधार में दोस्तों इनका योगदान था। बंगाल विभाजन दोस्तों याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो ठीक है, किस काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन में जो काल माना जाता है, कब से कब तक इनका जो काल है ये माना जाता है 1900, ठीक है, 1899 से लेकर 1905 तक माना जाता है। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का काल माना जाता है। बंगाल विभाजन दोस्तों हुआ था। सेना व न्यायिक सुधार दोस्तों इन्हीं के काल में हुआ था। सती प्रथा पर रोक दोस्तों नहीं हुआ था। ठीक है, सती प्रथा पर जो रोक किए थे वो लॉर्ड विलियम बैटिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से दोस्तों सती प्रथा पर अंत कर दिया गया था 1829 में। कब कर दिया गया था? 1829। यानी मेरे से कहने मतलब यह है कि सती प्रथा पर रोक दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे पुलिस सुधार दोस्तों इनका योगदान था, बंगाल विभाजन में योगदान था, और सेना व न्यायिक सुधार। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों प्रभावी कब हुआ था? याद रखिएगा, ये जो प्रभावी हुआ था, प्रभावी वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ दोस्तों? इसको जो रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में किसी काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर गया था। बंगाल जो दिल्ली की राजधानी, भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर गया था 1911 में, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, 27 नंबर सवाल। देखिए 27 आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला दोस्तों ये भी थे। डॉक्टर के मुंशी भी थे दोस्तों, इसके सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पीपी डॉक्टर डीपी खेतान भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यानी कहने मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला भी थे, डॉक्टर के मुंशी भी थे, डीपी खेतान भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म का दोस्तों कहाँ हुआ है? तो मऊ मध्य प्रदेश में। ठीक है, मऊ मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में इनका जन्म हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों आर्टिकल 32 को
आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल। 28 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। अभी हम बात किए थे कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। कौन थे, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों याद रखिएगा 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। और लॉर्ड डलहौजी ने ही, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों हड़प की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार सबसे पहले दोस्तों 1848 में किसको हड़पा था, सतारा को हड़पा था। उसके बाद दोस्तों 1856 में, ठीक है, कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये आपको ध्यान। लॉर्ड रिपन दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 में, कब, 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना शुरू किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग समय में 1857 में जो क्रांति हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुआ था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैटिंग दोस्तों, लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय से सती प्रथा को अंत कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए 29 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 29 आपके सामने है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहाँ है स्थित है। ये दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। रंगनाथिट्टू जो पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे अगला, देखिएगा 30 नंबर सवाल। देखिए नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री लेखक कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा ये थे प्लिनी। कौन थे, प्लिनी। भारत का भूगोल दोस्तों किसने लिखा था, भारत का भूगोल दोस्तों, भारत का भूगोल, ठीक है, ये लिखे थे कौन, तो भारत का भूगोल लिखे थे टॉलमी, ठीक है। ये आपको हेरोडोटस दोस्तों इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता जो कहा जाता है, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अरस्तु क्या थे, अरस्तु जो है ये सिकंदर जो महान है दोस्तों, इनके अरस्तु के शिष्य कौन हुए, सिकंदर महान जो थे, सिकंदर महान, सिकंदर, ये अरस्तु जो थे, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु कौन थे, सिकंदर के गुरु थे, यानी अरस्तु के शिष्य कौन हुए, अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर, और सिकंदर के गुरु कौन हुए, अरस्तु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था, बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में दोस्तों सिकंदर का मृत्यु हो गया था 323 ईसा पूर्व में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री लेखक कौन थे दोस्तों, प्लिनी। भारत का भूगोल किसने लिखा था, टॉलमी। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। हिस्टोरिका नाम पुस्तक किसने लिखा था, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नाम पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों, ये हेरोडोटस ने लिखा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल 31 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 31 आपके सामने है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है दोस्तों, तो याद रखिएगा खमसीन जो है मेनू से आपको ध्यान रखना है, ये मिस्र का है, ठीक है। अर्जेंटीना का दोस्तों स्थानीय पवन का नाम क्या है, जेंडा पवन। जेंडा जो पवन है ये अर्जेंटीना के स्थानीय पवन का नाम है जेंडा पवन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अमेरिका में क्या है दोस्तों, अमेरिका में स्थानीय पवन का नाम है दोस्तों चिनुक। चिनुक जो है ये अमेरिका में स्थानीय पवन का नाम है चिनुक, ठीक है। फ्रांस के दोस्तों मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये ठंडी है मेन रूप से। मिस्ट्रल क्या है, ठंडी है, ठंडी वायु है दोस्तों, ये फ्रांस में बनती है दोस्तों मिस्ट्रल, ठीक है। और खमसीन जो है, खमसीन, ठीक है, खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है, ये मिस्र का है। मिस्र की राजधानी क्या होता है, काहिरा होता है। काहिरा जो होता है ये मिस्र की राजधानी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अर्जेंटीना राजधानी क्या होता है, ब्यूनर्स आयर्स, ठीक है, ब्यूनर्स आयर्स जो होता है दोस्तों ये अर्जेंटीना की राजधानी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस होता है, और पेरिस जो है, पेरिस ये सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे दोस्तों पेरिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है, ठीक है। चलिए देखिए 32 नंबर सवाल, हिंद स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक निम्न से कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, याद रखिए गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, गीता रहस्य, गीता रहस्य जो पुस्तक है गीता रहस्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा, केसरी और मराठा, केसरी और दोस्तों मराठा जो पत्रिका है किसकी है, वो बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। राजा राम मोहन राय दोस्तों, संवाद कौमुदी, याद रखिएगा संवाद कौमुदी, ठीक है, कौमुदी किसकी है, संवाद कौमुदी किसकी है, वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजा को उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय राजा को उपाधि दिया था। राजा राम मोहन दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे,
ब्राह्मण समाज का स्थापना कब किए थे? 1828 में किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय दोस्तों आत्मीय सभा का भी स्थापना किए थे, ठीक है। आत्मीय सभा याद रखिएगा, आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे? 1815 में किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा को अंत कर दिए थे, याद रखिएगा। सती प्रथा को अंत किया था 1829 में। सती प्रथा का अंत हुआ था, अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों, नवजीवन दोस्तों किसकी पत्रिका है? नवजीवन, याद रखिएगा, नवजीवन, यंग इंडिया दोस्तों, यंग इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। यंग इंडिया किसकी है? ये भी दोस्तों महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज दोस्तों किसके लेखक है? दोस्तों महात्मा, कब लिखे थे ये? 1909 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ज्योतिबा फुले पुस्तक का क्या नाम है? तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी, गुलामगिरी जो पुस्तक है, गुलामगिरी पुस्तक का क्या नाम है? ज्योतिबा फुले। और याद रखिए दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? 1873 में हुआ था। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर से। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ये भी ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ये कौन प्रस्तुत किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सवाल पूछेगा कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वीएन राव। वीएन राव जो था वो संविधान का संवैधानिक सलाहकार भी था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिएगा 33 नंबर सवाल, देखिए 33 आपके सामने है, ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों मिजोरम में, ठीक है, ये कहाँ है? ये मिजोरम में है, यानी ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर दोस्तों भारत किस राज्य में है? मिजोरम में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? कामरूप है, ठीक है, कामरूप, याद रखिएगा, कामरूप है असम का पुराना नाम, ठीक है। चलिए देखिए 34 नंबर सवाल, देखिए 34 आपके सामने है कि बेरी नाग झील निम्नलिखित में से कौन सी नदी से निकलती है दोस्तों? बेरी नाग झील यानी झेलम नदी से निकलती है, ठीक है। झेलम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? वितिस्ता, ठीक है, याद रखिएगा, झेलम का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता, वितिस्ता, वितिस्ता जो है, वितिस्ता ये क्या है? ये झेलम का पुराना नाम है, ठीक है। वितिस्ता क्या है दोस्तों? ये झेलम का पुराना नाम है वितिस्ता। चेनाब का दोस्तों पुराना नाम क्या है? अस्कनी, अस्कनी, अस्कनी जो है ये चेनाब का पुराना नाम है दोस्तों, अस्कनी, ठीक है, अस्कनी, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अस्कनी जो है ये अस्कनी, अस्कनी जो है ये क्या है दोस्तों? चेनाब का पुराना नाम है, ठीक है। रावी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? परूसनी, परूसनी, परूसनी जो है, परूसनी, ठीक है, याद रखिएगा, परूसनी, परूसनी, ठीक है दोस्तों। परूसनी जो है, परूसनी, ये रावी का पुराना नाम है परूसनी, ठीक है। सवाल है कि बेरी नाग झील से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। और दोस्तों याद रखिएगा, झेलम नदी जो है ये पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान यानी कि PAK, पाकिस्तान में जाके झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सिंधु की 5 सहायक नदी कौन कौन सी है? याद रखिएगा, सिंधु की जो 5 सहायक नदी है ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहला क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पहला चेनाब, कौन है दोस्तों? चेनाब, ठीक है, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, सतलज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो तो गया 5, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये दोस्तों 5 सहायक नदी है किसका? सिंधु नदी का। सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये 2880 किलोमीटर, कितना है? 2880 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सवाल क्या था कि बेरीनाग झील से मेन रूप से झेलम नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है कि झेलम नदी, श्रीनगर जो है दोस्तों झेलम नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर जो कहाँ है? वो झेलम नदी किनारे स्थित है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 35 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। सवाल ये है कि भारत में प्रधानमंत्री
क्या होता है दोस्तों, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। और राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। देखिए प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री क्या होता है, याद रखिएगा, बात करेंगे प्रधानमंत्री अगर बनने के लिए आपको दोस्तों न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, 36 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 36 आपके सामने है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। याद रखिए दोस्तों, कहाँ आयोजित हुआ था, याद रखिए 1931 में कहाँ हुआ था, तो कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे वो कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। याद रखिए कराची अधिवेशन के अध्यक्षता जो किए थे, आपको ध्यान रखना है कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, कराची अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ये 1916 में हुआ था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, ये 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्षता किए थे, इसके अध्यक्षता कौन किए थे, इसके जो अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों कानपुर अधिवेशन हुआ था, ये 1925 में हुआ था। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू किए थे, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बेलगांव अधिवेशन दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता कौन, 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। इसके जो अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी। ठीक है, लखनऊ बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन दोस्तों एकमात्र अधिवेशन, ये मेरे से कहाँ है, बेलगांव कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल पूछता है कभी कभी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 का कानपुर बेलगांव अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा, तो ए ओ हुम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए 37 नंबर सवाल। 37 आपके सामने है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 10.5 होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, मूत्र का पीएच मान याद रखिएगा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। रक्त का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 0 से लेकर दोस्तों कहां तक होता है दोस्तों, 14 के बीच में होता है। बीच में क्या आता है, 7। अगर 7 से दोस्तों कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा दोस्तों क्या होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों क्या होता है, वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। जैसे बात करेंगे दोस्तों, इस क्या है 10.5 है दोस्तों। ठीक है, क्या मिल्क का ऑर्गेनिज्म क्या है 10.5, क्या हो जाएगा, क्षारीय है। ये क्या है दोस्तों, ये क्षारीय है मेन रूप से। ठीक है, रक्त क्या है दोस्तों, ये भी क्षारीय है। रक्त क्या है, ये भी दोस्तों क्षारीय ही है, क्योंकि 7 से अधिक है दोस्तों। अगर 7 रहेगा तो क्या होगा, तो ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 क्या है दोस्तों, रक्त क्या है, ये अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे बात करेंगे, देखिए पीएच का खोज किसने किया था, तो पीएच का जो खोज किया था सोरेनसन ने किया था। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच वैल्यू का खोज किया था। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन से कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों, ये पेट की अम्लता को दूर करता है। याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, MgOH के सफिक्स 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या करता है, MgOH सफिक्स 2, यानी कि पेट की अम्लता को दूर करता है। ठीक है, याद रखिएगा पेट की
अम्लीयता को दूर करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दूर करता है, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देखिए 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 आपके सामने है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी जो करता है, अध्यादेश जारी करता है, वो आर्टिकल 213 के तहत। अनुच्छेद 112 में क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संविधान में दोस्तों बजट का उल्लेख नहीं किया गया, इसके वजह से दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 117 में क्या है, याद रखिएगा, वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 109 में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, धन विधेयक की प्रक्रिया है, धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे पूछेगा सवाल, बताइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किसमें किया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख किया गया, संयुक्त अधिवेशन, इसका जो उल्लेख किया गया ज्वाइंट सिटिंग जो है, इसमें अनुच्छेद 108 में किया गया, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। वित्त आयोग हो गया दोस्तों, वित्त विधेयक, वित्त आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 280 में किया गया है, आर्टिकल 280 में, ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया दोस्तों। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक का प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है, धन विधेयक का जो मेन रूप से उल्लेख किया गया है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 109 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 39 नंबर सवाल। 39 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। दोस्तों प्राक्कलन समिति कौन होता है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जो संख्या होती है, सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों कितना होती है दोस्तों, 30 होता है। 30 जो होता है ये लोकसभा का होता है, किसका होता है दोस्तों, लोकसभा, ठीक है, ओनली फॉर लोकसभा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है, सदस्यों की संख्या, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है, तो दोस्तों टोटल 22 होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा राज्यसभा का दोस्तों 7 होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य 7 सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 15, ठीक है, यानी कि राज्यसभा का 7 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में, और 15 सदस्य लोकसभा का होता है, ठीक है। देखिए प्राक्कलन समिति, या देखिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़वा वाहन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, जुड़वा वाहन कहा जाता है, यानी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 आपके सामने है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों, जनित्र कहलाता है, क्या कहलाता है, जनित्र, ठीक है। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा मापने दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 41 नंबर सवाल। 41 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, कौन सी अधातु दोस्तों, या देखिएगा ब्रोमीन, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा।
और धातु पूछेगा दोस्तों पारा हो जाएगा। धातु पूछेगा तो पारा, यानी कौन सी धातु कमरे के तापमान द्रव्य में पाई जाती है, धातु पारा, और अधातु ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत Br, पारा का संकेत दोस्तों Hg होता है, ठीक है। परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर पूछेगा, ठीक है दोस्तों। या देखिए आयोडीन दोस्तों, आयोडीन या देखिए घेंघा रोग जो होता है, घेंघा रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, घेंघा रोग, ठीक है। या देखिए कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, तो कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक, ठीक है। विद्युत का सुचालक दोस्तों ग्रेफाइट होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान में द्रवस्थान पाई जाती है, ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो पारा। अगला देखिएगा 42 नंबर सवाल। 42 आपके सामने है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। ये 1845-1846 में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था, ये 1848-49 में हुआ था, ठीक है। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये सिख और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच, सिख और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है, और अंग्रेज के बीच। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें सिख जो थे ये हार गए थे, क्या हुआ थे, हार गए थे, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, ये 1845 से 46 के बीच हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ था, ठीक है। देखिए अगला 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण समाज के संस्थापक है दोस्तों, ठीक है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किए थे। कब किए थे, 1828 में किए थे। आत्माराम पांडु दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे, ठीक है, प्रार्थना, ठीक है दोस्तों। प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे 1867 में। कब किए थे, 1867 में। स्वामी विवेकानंद याद रखिएगा, इन्होंने राम कृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। राम कृष्ण मिशन का स्थापना कब किए थे, ये 1897 में किए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों महादेव गोविंद नाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना किए थे। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना किए थे, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना महादेव गोविंद नाडे ने। राजा राम मोहन राय, इनके क्या नाम है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा का भी स्थापना किए थे। आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे, ये 1815 में किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत किए थे 1829 में। सती प्रथा का अंत किए थे 1829 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देते हैं, देखिए 44 नंबर सवाल। 44 आपके सामने है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों। ये मेन रूप से काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन है। पीर पंजाल दोस्तों ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर फैला हुआ है। और सियाचिन जो ग्लेशियर मेन रूप से ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए अगला देखिएगा 45 नंबर सवाल देखिए। 45 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए टोटल कितने मूल कर्तव्य दोस्तों, पहले 10 था, ठीक है, 10 पहले मूल कर्तव्य था। 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है, 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है, वो 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मूल कर्तव्य जो लिया गया है, ये मूल रूप से रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दोस्तों भाग किस में है,
भाग 4A में है, मूल कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया भाग 4A में, और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया, 51A में, ठीक है। जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 78 में, ठीक है। कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 51A में क्या, देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 51 यानी क में, ठीक है, अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 21 क में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थान वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण, ये किसमें है, ये आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 51 में क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 का में क्या है, ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए 21वां जो ये है, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51A में क्या है, ये मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से। पहले कितना था मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य था। 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। भाग 4A में इसका उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्य का, अनुच्छेद 51A में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए अगला 46 नंबर सवाल देखिए। 46 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों, ये महानदी पर है, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर। किस राज्य में है दोस्तों, किस राज्य में है, ठीक है। ये हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों, ये है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। देखिए तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ठीक है, गोदावरी नदी पर, याद रखिएगा। तो बात करेंगे जयकवाड़ी परियोजना दोस्तों, याद रखिएगा। जयकवाड़ी परियोजना जो है, जयकवाड़ी परियोजना ये मेन रूप से किस नदी पर है, ये दोस्तों गोदावरी नदी पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज दोस्तों याद रखिएगा, सतलज नदी भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध, ये दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। किस नदी पर दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, याद रखिए। कितना नदी पर, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये है, नागार्जुन सागर बांध, ये दोस्तों किस नदी पर, भाखड़ा नागल बांध दोस्तों सतलज नदी पर है, ठीक है। गोदावरी नदी पर कौन, जयकवाड़ी परियोजना है दोस्तों। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, और महानदी पर हीराकुंड बांध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के तिरमकम के पहाड़ी से निकलती है, यानी महाराष्ट्र के नासिक के तिरमकम के पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। और महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 आपके सामने है
कि वह कौन सी जल राशि है जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। तो दोस्तों बिस्के की खाड़ी कौन है, बिस्के की खाड़ी जो है दोस्तों ये फ्रांस एवं स्पेन के बीच इन दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों, मैड्रिड। इसकी जो राजधानी है क्या है, मैड्रिड, मैड्रिड, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिएगा 48 नंबर सवाल देखिए। पुग्गानूर, पुनगा पुनगा पुनगानूर किसका एक नाम है दोस्तों, ये है मेन रूप से गाय का, ये गाय की एक नस्ल है दोस्तों। पुनगानूर जो है ये गाय की एक नस्ल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला 49 नंबर सवाल देखिए। 49 आपके सामने है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। वह दोस्तों एल्वियोली, एल्वियोली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल दोस्तों, ठीक है। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं CaCO3 क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग करते हैं दोस्तों दंत मंजन में करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन, टूथपेस्ट में दोस्तों, ठीक है। सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। CaCO2 दोस्तों किसका है, ये विरंजक चूर्ण का है दोस्तों, विरंजक चूर्ण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं। CSO4 हाफ H2O दोस्तों किसका है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका है, ये है दोस्तों CSO4 हाफ H2O। CSO4 2H2O दोस्तों ये हो जाएगा जिप्सम का, जिप्सम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। CSO4 2H2O, जिप्सम, CSO4 हाफ H2O, प्लास्टर पेरिस, CaOCl2 विरंजक चूर्ण और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 50 प्रश्नों डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।